नमस्कार साथियों, कल हमने इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक मांग का नियम पार्ट 1 को डिस्कस किया था। आज हम उसका नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 2 उसको डिस्कस करेंगे। तो कल हमने मांग क्या होती है, मांग की मात्रा किसे कहेंगे, मांग अनुसूची क्या होती है, उससे मांग वक्र कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातें कल के वीडियो में डिस्कस करी थी। आज हम देखेंगे कि मांग फलन क्या होता है, मांग फलन किसे कहें, या तो मांग फलन कह सकते हैं या मांग को निर्धारित करने वाले तत्व क्या क्या हैं, या मांग के निर्धारक क्या क्या हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो मांग फलन क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन अपन लिखते हैं कि किसी वस्तु की मांग एवं उसको निर्धारित करने वाले, किसी वस्तु की मांग एवं उसको निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहा जाता है। किसी वस्तु की मांग, जैसे वस्तु x की मांग मात्रा और उसके बीच फलनात्मक संबंध, किसके बीच, इन निर्धारक तत्वों के बीच। वो तत्व कौन कौन से हैं, वस्तु x की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता का टेस्ट, उसकी रुचि, उसकी पसंद, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन की साइज़ और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे के सारे तत्व हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, मांग के निर्धारक। ये सभी मांग के निर्धारक तत्व हैं जो किसको डिटरमाइन करेंगे, इस डिमांड को डिटरमाइन करेंगे। अब हम कहते हैं कि किसी वस्तु, माना कि वो वस्तु x है, उसकी मांग को कौन कौन डिसाइड करेगा। तो पहला तत्व वो कौन सा है, x वस्तु की कीमत, तो ये है वस्तु की कीमत। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब संबंधित वस्तु की कीमत। जो हमारी संबंधित वस्तुएं हैं उन संबंधित वस्तुओं की कीमतें, संबंधित वस्तुओं की कीमत या कीमतें। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट, उसकी रुचि, उसकी पसंद, उसके प्रेफरेंसेस, उसकी प्राथमिकताएं क्या है। भविष्य में वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन की आशंकाएं या एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है कीमतों में परिवर्तन के। ये है जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार क्या है, और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, उसे हम कहें आय का वितरण किस प्रकार का है। ये सारे के सारे तत्व हैं वो किसको निर्धारित करेंगे, मांग को निर्धारित करेंगे। लेकिन जब भी हम मांग का नियम पढ़ते हैं तो मांग के नियम में हम पढ़ते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, मांग का नियम क्या कहता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांगी जाने वाली मांग मात्रा के मध्य विपरीत या विलोम संबंध पाया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये अन्य बातें क्या हैं जिन्हें स्थिर या समान रखा जाता है। तो जब अन्य बातों की चर्चा करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि जिस वस्तु की मांग की जा रही है, माना कि वस्तु x की मांग की जा रही है, तो वस्तु x की कीमत के अलावा जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे तत्व कौन से तत्व कहलाएंगे, अन्य तत्व या अन्य बातें। ये सारी की सारी अन्य बातें हैं जिन्हें कांस्टेंट रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। इन सभी को स्थिर रखकर वस्तु की कीमत का प्रभाव वस्तु की मांग पर देखा जाता है। यदि इन सबको स्थिर न रखें तो ऐसी स्थिति में जो हमारा मांग का नियम है, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ डिमांड है, वो पूरी तरीके से लागू नहीं होगा। वो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच विपरीत संबंध को प्रदर्शित नहीं करेगा। अब हम देखते हैं, कल हमने डिस्कस किया था कि वस्तु की जो मांग है और उस वस्तु की मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राएं हैं, उसको यदि टेबल फॉर्म में हम दर्शाते हैं, जैसे हमने कल दर्शाया था वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांगी जाने वाली मांग मात्रा को, जैसे हमने
कल यहाँ मांग अनुसूची कहा था, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस तालिका को मांग अनुसूची। और इसी अनुसूची का यदि हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं, रेखाचित्री प्रस्तुतिकरण करते हैं, जो कि इस टाइप का एक वक्र बन के आया था हमारे पास में, इसे हमने कहा था मांग वक्र। ये हमारा मांग वक्र था, जो किधर से किधर स्लोप है इसका, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू है। इसे हम ऋणात्मक ढाल वाला वक्र भी कह सकते हैं, या लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्डेड कर्व कह सकते हैं। अब इसके डाउनवर्ड होने के क्या क्या रीजंस हैं, हम उसकी चर्चा भी करेंगे आगे, कि क्या कारण है कि ये वक्र ऐसा ही होता है, ये वक्र धनात्मक ढाल वाला क्यों नहीं होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये तत्व यदि स्थिर नहीं होते तो क्या होता। तो हम कहते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो विपरीत रूप से उसकी मांग प्रभावित होती है। लेकिन जब बात संबंधित वस्तुओं की आती है तो हम देखते हैं कि संबंधित वस्तुएं हैं वो कितने प्रकार की होती है। जब भी बात रिलेटिव गुड्स की आती है, संबंधित वस्तुओं की आती है, तो हम दो वस्तुओं की चर्चा करते हैं। एक वस्तु होती है पूरक और एक होती है प्रतिस्थापन। पूरक वस्तु से अभिप्राय क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनका संयुक्त रूप से उपयोग करने पर ही किसी उपभोक्ता को संतुष्टि की प्राप्ति होगी। जैसे माना कि हम ले लेते हैं एक कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार जो पेट्रोल कार की चर्चा कर रहे हैं, कार और पेट्रोल, यहाँ हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और जब प्रतिस्थापन वस्तु की बात आती है तो हम कोई दो प्रतिस्थापन वस्तुएं ले लेते हैं, जैसे नहाने का साबुन ले लेते हैं, एक तो डव और एक पियर्स ले लेते हैं। दो प्रकार के साबुन हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं किसे कहेंगे, ऐसी वस्तु जिसका उपयोग किसी दूसरी वस्तु के स्थान पर किया जा सकता है, उसे हम कहेंगे प्रतिस्थापन। और जब दोनों वस्तु का उपयोग एक साथ होता है तो उसे हम कहेंगे पूरक वस्तुएं। ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है हम देखते हैं। जैसे माना कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, यदि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो हम देखते हैं कि पेट्रोल की मांग कम होगी। ये कौन कहता है, मांग का नियम कहता है। मार्शल का जो मांग का नियम है वो क्या कहता है, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांगी जाने वाली मांग मात्रा में कमी होगी। तो इसका प्रभाव संबंधित वस्तु पर पड़ेगा। संबंधित वस्तु कौन सी है, कार है, या आप बाइक ले लीजिएगा। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पेट्रोल की मांग कम हुई तो होगा क्या, कार की मांग भी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन से, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से संबंधित वस्तु की मांग पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो कैसा है, यहाँ पर ऋणात्मक है। तो हम कहेंगे यहाँ जो संबंध होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक संबंध होगा। लेकिन जब हम बात प्रतिस्थापन वस्तुओं की करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स की करते हैं, तब हम देखते हैं कि यदि डव की कीमत बढ़ जाती है तो डव की मांग तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन उसकी जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, पियर्स का करेंगे, तो पियर्स की मांग को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ऐसी स्थिति में इनके बीच संबंध कैसा हो जाएगा, धनात्मक संबंध हो जाएगा। तो ये जैसे किसी वस्तु की कीमत विपरीत रूप से प्रभावित कर रही है मांग को, लेकिन यहाँ जब वस्तुएं संबंधित है तो ऐसी स्थिति में प्रभाव विपरीत हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जिस वस्तु की मांग की जा रही है उस वस्तु की कीमत का प्रभाव जिस प्रकार से उस वस्तु पर पड़ रहा है उसी प्रकार से प्रभाव संबंधित वस्तुओं का भी पड़े, कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए हमने इसको क्या माना है, स्थिर माना है, कांस्टेंट माना है। जब बात उपभोक्ता की आय की आती है तो हम देखते हैं कि किसी उपभोक्ता की जो आय है, हम जब भी बात आय की करते हैं तो आय है वो हमेशा वस्तुओं की प्रकृति को निर्धारित करती है। जब इनकम की बात आती है तो आय किसको डिसाइड करेगा, वस्तु की प्रकृति को। तो वस्तु का नेचर कैसा है, वो नेचर कौन डिसाइड करता है, वस्तु नहीं करती है, वो उपभोक्ता की इनकम तय करती है। इनकम कैसे तय करेगी, जैसे हमारी इनकम कम होती है तो हमें कुछ वस्तुएं अच्छी लगती हैं, और वही वस्तुएं जब हमारी इनकम बढ़ जाती हैं तो वो वस्तुएं हमें घटिया लगने लगती है। जैसे हम सिंपल जूते पहनते हैं, ठीक ठाक कपड़े पहनते हैं जब हमारी इनकम का लेवल बहुत कम है, लेकिन जैसे इनकम का लेवल अचानक से बढ़ जाता है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो उन सामान्य जो हम पहन रहे थे या हम जो जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहे थे वो हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम किसी ब्रांड में जाते हैं या महंगी वस्तुओं का उपभोग करने लगते हैं। तो हम कहेंगे कि जो पहले वस्तुएं हम उपभोग कर रहे थे वो हमें धीरे धीरे हमारी आय बढ़ने के कारण घटिया लगने लगती है। वास्तव में कोई वस्तु घटिया और सामान्य नहीं होती है, वो तय कौन करेगा, इनकम तय करेगी कि कोई वस्तु सामान्य है या वो वस्तु घटिया है। तो वो किसने तय किया, वो इनकम ने तय किया। यदि इनकम का लेवल आपका बढ़ जाता है तो जो वस्तु आप अभी वर्तमान में उपभोग करते हैं वो आपको धीरे धीरे
इन्फीरियर सी लगने लगती है, घटिया सी लगने लगती है, और आप उससे अच्छी वस्तुएं या अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का उपभोग करना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम का लेवल कम होने लगता है तो आपके लिए जो वास्तव में वस्तुएं घटिया थी, आप या किसी को घटिया मानते थे, तो वो वस्तुएं आपको धीरे धीरे क्या लगने लगती है, सामान्य सी लगने लगती है, क्योंकि आपकी इनकम के लेवल के अनुसार वो वस्तुएं आपके लिए सुटेबल हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो वस्तु सामान्य है या घटिया है वो कौन तय करेगा, उपभोक्ता की आय तय करेगी। तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि सामान्य वस्तुओं की मांग तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन घटिया वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मांग का नियम यहाँ अलग तरीके से काम कर रहा है कि आय बढ़ने पर आय बढ़ने पर क्या हुआ, सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ गई, सीधा संबंध हो गया। आय मांग को देखें तो सीधा संबंध हुआ इसके साथ, लेकिन जैसे ही आय बढ़ी तो घटिया वस्तु की मांग को हमने घटा दिया, तो यहाँ विपरीत रूप से प्रभावित हुई। तो हम कहेंगे कि आय के प्रभाव को भी हमने स्थिर माना है, क्योंकि यदि इसको स्थिर नहीं रखा जाएगा तो कीमत के प्रभाव को मांग पर नहीं देखा जा सकता है। अब हम टेस्ट की बात करते हैं। यदि कोई वस्तु भले कीमत कितनी बढ़ जाए, मांग का नियम तो कहता है कि कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांगी जाने वाली मांग मात्रा घटेगी, और कीमत घटेगी तो मांग मात्रा बढ़ेगी। लेकिन जब किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु में विशेष रुचि है, यदि वो उपभोक्ता उस वस्तु को पसंद करता है, वो अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखता है, तो ऐसी स्थिति में किसी वस्तु की कीमत निरंतर बढ़ने पर भी उसका उपभोक्ता बढ़ा सकता है, यदि वो अपनी प्रेफरेंसेस लिस्ट में ऊपर रखता है, यदि उसमें वो रुचि रखता है या वो उसकी पसंद की वस्तु है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग को घटाता नहीं है, अपितु बढ़ा सकता है। या किसी वस्तु में रुचि नहीं है, उसकी पसंद का विषय नहीं है वो, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत घटने पर भी वो उस वस्तु की मांग को नहीं बढ़ाएगा, उस वस्तु की डिमांड को घटा सकता है। तो इसी कारण इसको भी यहाँ स्थिर रखा जाता है। जब एक्सपेक्टेशंस की बात होती है, एक्सपेक्टेशन में दो तरीके से हम पढ़ते हैं, या तो संभावनाएं ये हैं कि भविष्य में कीमतें बढ़ जाएं या भविष्य में कीमतें घट जाएं, दो ही संभावनाएं हो सकती है। जैसे वॉर की कंडीशन आ गई, कोई पैंडेमिक आ गया, एपिडेमिक जैसी कंडीशन है, तो हम देखते हैं कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी ऐसा लगने लगता है। तो कंज्यूमर क्या करते हैं, जैसे अभी कोविड पीरियड में भी हमने देखा था कि जो वस्तुएं हैं उनका जो स्टॉक है वो हमें लगने लगा था कि आने वाले टाइम में, क्योंकि जो प्रोडक्शन था वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था, तो हमने क्या किया, चीज़ों को स्टॉक करना शुरू कर दिया था कि हमें बाद में वो चीज़ें और महंगी पड़ेगी या मिले या ना मिले। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कीमत के भले बढ़ने पर भी उसकी मांग बढ़ जाती है, तो संबंध कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाता है। लेकिन उपभोक्ता ऐसा सोचता है कि आने वाले समय में मंदी आने वाली है, तो रिसेशन जब डिप्रेशन में चेंज होने की आशंका उसको होती है, तो उपभोक्ता कीमत के कम होने पर भी वस्तु की मांग को नहीं बढ़ाएगा, अपनी मांग को घटाता है। तो ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होगा, तो हम इसे भी क्या मानते हैं, स्थिर मान लेते हैं। पॉपुलेशन की साइज़ की हम बात करें तो जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी, और जनसंख्या जितनी कम होगी उतनी उपभोग का स्तर कम होगा और उस वस्तु की मांग भी कम होगी। जब आय के वितरण की बात करते हैं, आय का वितरण यदि समान होगा तो वस्तुओं की मांग अधिक होगी, और यदि आय का वितरण असमान है, कुछ व्यक्तियों के पास अधिक आय है और काफ़ी अधिक संख्या में जो आपकी पॉपुलेशन है उसके पास यदि विषम रूप से आय वितरित होती है या उनके पास आय का स्तर बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मांग अधिक नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन समान आय का वितरण है तो वस्तु की मांग अधिक होगी। हम पूरे तरीके से मांग के नियम को पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ये कहता है कि अन्य सभी बातों को आप स्थिर मान लो, तब हम इसका प्रभाव कहाँ देख पाएंगे, इसका प्रभाव इस पर देख पाएंगे। एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये सगाई करने के लिए गए हैं इस घर पे, ये आप एक एग्जांपल से समझ लीजिएगा, और इस फैमिली में बहुत सारी लड़कियां हैं, ये बहुत सारी लड़कियां हैं, वो पूरे खुद के परिवार की हो सकती है, पास पड़ोस की हो सकती है, उनकी फैमिली में इतनी सारी लड़कियां हैं, सगाई किसकी करनी है, इनकी करनी है। तो इनको ये कहा जाता है कि आपको सिर्फ इस लड़की को देखना है तो सगाई फिक्स होगी, लेकिन आपका ध्यान पड़ोस वालियों पे भी गया तो ऐसी स्थिति में आपकी सगाई कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने का मतलब है मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो एक मान के चलते हैं कि ये सारी बातें समान हैं, मतलब ये इन सब पे न्यूट्रल रहें, इसका प्रभाव हम ये मानते हैं कि इस पर कुछ भी ना पड़े। मतलब पास की जो
उनकी जो जिससे एंगेजमेंट होने वाली है या हम जिससे संबंध करने गए हैं उनकी सहेलियों का प्रभाव इस पर बिल्कुल ना पड़े, तो हम कहेंगे कि सिर्फ इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। कब पड़ेगा? जब ये सारी न्यूट्रल हो जाएगी। अदरवाइज़ यदि ये अपना जलवा दिखाएगी तो इसका प्रभाव इस पर पूरी तरीके से नहीं देखा जा सकता। ये सामान्य तौर पे अपन देख सकते हैं। तो अन्य बातें क्या हैं? और यही अन्य बातें हैं जिसको हम कहते हैं सिट्रस पेरिबस। इसको क्या कहा जाता है? सिट्रस पेरिबस कहा जाता है। सिट्रस पेरिबस जो सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था। सिट्रस पेरिबस का मतलब क्या है? तो उसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए थे। इसको कहते हैं निर्भर चर, और जो इक्वल के साइन के इस साइड वाले सारे जो आपके चर हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? स्वतंत्र चर हैं। इन सब का प्रभाव किस पे पड़ता है? इस पर पड़ता है। ये किस पर डिपेंड है? इन पर डिपेंड है। ये दूल्हा है, दूल्हा इस पर डिपेंड है, सगाई करने गए हुए हैं अपन, तो ये इस पर डिपेंड है। किस पर? इन सभी पर डिपेंड है। तो ये तो हो गया डिपेंडेंट और ये सारे हो गए इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेके एक सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि क्या इन सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट डिपेंडेंट पे पड़ेगा? तो हम कहेंगे सिट्रस पेरिबस ऐसा नहीं कहता है। सिट्रस पेरिबस तो सिर्फ इसकी बात करेगा और एक तत्व जो उसकी कीमत है वो तो क्या रहेगी? वो तो परिवर्तित होगी, लेकिन बाकी सारी बातें स्थिर रहेगी। तो हम कहेंगे जो स्वतंत्र चर है उसमें से भी कीमत के अलावा जो अन्य चर है वो सारे के सारे स्थिर रहेंगे, और जो स्वतंत्र चर है जिसमें विशेष तौर पे वस्तु की कीमत है उसका प्रभाव ही निर्भर चर पर पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिट्रस पेरिबस क्या है, निर्भर चर किसे कहेंगे, स्वतंत्र चर किसे कहेंगे। स्वतंत्र चरों का प्रभाव किस पर पड़ेगा? निर्भर चर पर पड़ेगा। लेकिन मुख्य तौर पे हम प्रभाव सिर्फ किसका देखते हैं? वस्तु की कीमत का प्रभाव सिर्फ वस्तु की मांग मात्रा पर देखते हैं। यही हमारा मांग का नियम है। कब? जब सारी अन्य बातें समान रहे। अब हम देखेंगे कि मांग वक्र हमने कल बनाया था ऋणात्मक ढाल वाला होता है। अब वो ऋणात्मक ढाल वाला क्यों होता है, उसके कुछ कारण हैं, उन कारणों की चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मांग वक्र कैसा होता है। हमने कल बनाया था डिमांड कर्व। हमने कुछ इस प्रकार का एक वक्र बनाया था। ये एक्स एक्सिस है ओरिजिन, और ये वाई एक्सिस जहाँ कीमत को दर्शाया था, और हमने एक ऐसा कोई डिमांड कर्व बनाया था। हम ये देखते हैं कि ये मांग वक्र ऐसा ही क्यों होता है। कीमत और उसकी जो मांगी जाने वाली मांग मात्रा है इसके बीच संबंध कैसा है? विपरीत है, जब अन्य सभी बातें समान हैं। तो हम कहते हैं कि ये वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू क्यों होता है? नीचे की ओर ढालू या नेगेटिव स्लॉप्ड क्यों होता है? तो इसके नेगेटिव स्लॉप्ड होने के कुछ कारण है, उन कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण है घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये नियम ये कहता है कि जिस वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयाँ खरीदी जाएगी या जिस वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाएगा, उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता निरंतर घटती जाएगी। सामान्य तौर पे आप भी देखते होंगे, यदि आपके पास 2 ड्रेसेस हैं तो उनकी वैल्यू ठीक ठाक अच्छी बनी हुई होती है, लेकिन जैसे जैसे आप कमाने लगते हैं आपके पास ड्रेसेस बढ़ने लगती है। और अभी तो ये ज़माना हो गया है कि एक व्यक्ति के पास में, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, तो जेंट्स के पास में भी 20-25 जोड़ी आराम से कपड़े मिल जाएंगे, लेडीज़ के पास में तो संख्या इससे डबल या 3 गुना हो सकती है। तो हम कहते हैं कि उनके पास जैसे जैसे संख्या बढ़ी है वैसे वैसे उन कपड़ों की वैल्यू उसके लिए कम हुई है। एक सामान्य सा नियम यहाँ काम करता है कि जब जब किसी चीज़ की हमारे पास क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी वैल्यू हमारे लिए धीरे धीरे कम होने लगती है। उस वैल्यू को हम यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी से समझ सकते हैं। जैसे आपको भूख लगी है, खाना खाने बैठे, तो पहली रोटी की सीमांत उपयोगिता, मतलब पहली रोटी से मिलने वाली उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप दूसरी रोटी खाते हैं तो आपको वो ठीक ठाक लगती है, पहली रोटी जितनी उपयोगिता आपको नहीं लगती है। जैसे ही आप तीसरी रोटी खाएंगे तो उससे आपको लगता है हाँ ठीक है, खा ली तो अच्छी बात है। यदि 4 रोटी खाने पे यदि आपकी डाइट 4 रोटी की और आप संतुष्ट हो जाते हैं, इसके बाद यदि 5वीं रोटी दी जाएगी तो आप खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे हमने निरंतर इकाइयों का उपभोग किया वैसे वैसे उस वस्तु की वैल्यू, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता हमारे लिए कम होने लगी। तो यही लो काम करता है कि एक इकाई के लिए तो उपभोक्ता अधिक कीमत देने को तैयार हो गया, लेकिन यदि अतिरिक्त इकाई खरीदता है वो,
तो ऐसी स्थिति में उसके पास संख्या बढ़ रही है, उसके पास क्वांटिटी बढ़ रही है, तो क्वांटिटी बढ़ने पर वो बड़ी क्वांटिटी बढ़ने पर उसकी वैल्यू उसके लिए कम हो गई, पहली वाली से वैल्यू उसकी कम हो गई। तो वो यदि उसकी कीमत थोड़ी कम होगी तो ऐसी स्थिति में वो खरीदने के लिए तैयार होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि वस्तु की कीमत यदि कम होगी तो ही वो उसकी मांग को बढ़ाएगा। तो यहाँ हमारा मांग का नियम लागू हो जाता है। मांग का नियम भी यही कहता है कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग मात्रा बढ़ेगी। तो घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम ये कहता है कि किसी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसी कारण हम कहेंगे कि उपभोक्ता को अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होगी या कम मिलेगी। इसी कारण वो कम कीमत आने पर ही या कम कीमत पर ही अधिक इकाई खरीदने के लिए तैयार होगा, या वस्तु की कीमत कम होने पर ही वो अधिक मात्राएं परचेज करने के लिए रेडी होगा। तो यहाँ मांग का नियम लागू होगा। इसी कारण हम कहते हैं कि कीमत जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे उसकी मांगी जाने वाली मांग मात्रा में बढ़ोतरी होगी। जैसे आप देख सकते हैं ये कीमत थी और ये मात्रा थी, माना 50 इकाइयाँ। इधर जैसे ही कीमत आपकी कम हुई, 5 रुपये हो गई, तो उपभोक्ता ने 100 इकाइयाँ बढ़ाकर 100 इकाइयाँ कर दी। जैसे कीमत कम हुई तो मांग मात्रा को बढ़ा दिया गया। तो पहला कारण आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण ही उपभोक्ता का जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। दूसरी बात, सामान्य सी बात है, कीमत प्रभाव। ये तो सिंपल सा इम्पैक्ट है। हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा घटेगी, और वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग मात्रा बढ़ेगी, उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में बढ़ोतरी होगी। तीसरा जो कारण है वो है आय प्रभाव। जब हम आय प्रभाव की बात करते हैं तो हमारी जो इनकम होती है वो 2 टाइप की होती है। जब इनकम की चर्चा करें, मैं यहाँ पे इनकम की चर्चा कर लेता हूँ। एक जिसको हम कहते हैं मौद्रिक आय, और एक होती है हमारी वास्तविक आय। 2 टाइप की हमारी इनकम होती है। जब हम बात मॉनिटरी इनकम की करते हैं, जैसे आपकी इनकम है 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये प्रति माह आय है, ये आपकी मौद्रिक आय है। यदि मौद्रिक आय में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, माना कि अभी डीए लगा और 2,000 रुपये आपके बढ़ गए, तो ये जो इनकम में बढ़ोतरी हुई वो आपकी कौन सी इनकम में बढ़ोतरी हुई है? मॉनिटरी इनकम में बढ़ोतरी हुई है, आपकी रियल इनकम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। मॉनिटरी इनकम का मतलब है जो मौद्रिक तौर पे आपको प्राप्त होने वाली आय है वो सीधे तौर पे यदि आपकी आय को प्रभावित करती है तो उसे हम कहेंगे मौद्रिक आय। जैसे प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा कि आपकी मुद्रा में बढ़ोतरी हो गई, पहले 10 कमा रहे थे, अब 12,000 रुपये कमाने लग गए, तो हमने कहा कि हमारी मौद्रिक आय बढ़ गई है। लेकिन क्या वास्तविक आय भी बढ़ी है? तो जब हम वास्तविक आय की चर्चा करते हैं तो उसे हम आय से न देखकर वस्तुओं की कीमतों से देखते हैं। जैसे हम पहले हमारी इनकम 10,000 रुपये थी और हम ठीक ठाक हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको सर्वाइव कर रहे थे, हमारी ठीक ठाक जो वस्तुएं खरीदना चाह रहे थे उनको खरीद पा रहे थे, और हमारी बचत भी 2,000 रुपये के लगभग हो रही थी। हमारी सेविंग कितनी हो रही थी? 2,000 रुपये। 8,000 रुपये का खर्चा करने के बाद भी 2,000 रुपये बचत रह रही थी। लेकिन हमें पता लगा हमारी इनकम बढ़ के यदि 12,000 रुपये हो गई, इनकम बढ़ के 12,000 रुपये हो गई, हम इसकी बात कर रहे हैं, मौद्रिक आय 12,000 रुपये हो गई, लेकिन इधर से मनी इन्फ्लेशन बढ़ गया और हमारे खर्चे भी बढ़ गए, और हमारे खर्चे बढ़कर 10,000 रुपये हो गए, तो हमारी सेविंग एज इट इज़ पुरानी जितनी थी उतनी रही। तो मौद्रिक आय के बढ़ने के बाद भी आपकी रियल इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इधर से आपकी सैलरी को बढ़ाया, तो सैलरी को बढ़ाने के साथ साथ इधर से इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो आपकी जो बढ़ी हुई आय थी वो पूरी की पूरी आपकी कहाँ एग्जॉस्ट हो गई? इन्फ्लेशन में एग्जॉस्ट हो गई। तो एक हाथ से आपको दिया और दूसरे हाथ से आपके पास ले लिया। तो मौद्रिक आय की स्थिति में ये होता है कि आय भले बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन यदि उसको इन्फ्लेशन के तरीके से आपसे वापस ले लिया जाता है तो आपकी वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि पहले भी 2,000 बच रहे थे और अभी भी 2,000 बचे। लेकिन जब कीमत से हम प्रभाव देखते हैं, यही वापस एग्जांपल ले रहा हूँ, 10,000 रुपये कमा रहे हो, 2,000 रुपये बचा रहे हो, हमारी इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, अभी भी हमारे पास 10,000 रुपये ही है। लेकिन होता ये है कि हमारा जो खर्चा 8,000 रुपये का हो रहा था वो आपका खर्चा कम हो गया वस्तुओं की कीमतों के कम होने के कारण। जैसे वस्तुओं की कीमतें कम हो गई तो आपका जो खर्चा पहले 8,000 था वो घटकर 6,000 रुपये हो गया, 7,000 रुपये हो गया। तो आपकी जो सेविंग है वो अब बढ़ के कितनी हो गई? 4,000। मतलब जो वस्तुएं पहले आप 8,000 रुपये में खरीद रहे थे वो वस्तुएं अब आप कितने में खरीद पा रहे हैं? 6,000 रुपये में।
तो हमारी मॉनेटरी इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अमीर महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहे थे उन वस्तुओं की कीमतों के कम होने के कारण हमारी जो रियल इनकम है वो बढ़ गई, रियल इनकम हमारी बढ़ के ज़्यादा हो गई, या हमारा जो खर्चा हो रहा था वो पहले के अनुपात में कम हो गया, तो हमारी बचत बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारी रियल इनकम में बढ़ोतरी हुई है। तो हम यहाँ जो आय प्रभाव पढ़ रहे हैं वो मॉनेटरी इनकम वाला इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ हम कौन सा इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं? रियल इनकम वाला। हमारी रियल इनकम कब बढ़ेगी? जब वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमारी जो रियल इनकम है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। इन्वर्सली यदि कीमतें बढ़ेगी तो आपकी रियल इनकम घट भी जाएगी। तो जैसे वस्तुओं की कीमतें घटती हैं तो रियल इनकम बढ़ जाएगी। तो बढ़ी हुई आय से आप क्या क्या करेंगे? 2000 रुपये बच रहे थे तो आप ज़्यादा इस कंडीशन में नहीं थे कि 8000 से ज़्यादा खर्चा करें, लेकिन जब आपके पास कुछ इनकम नहीं बढ़ने के बाद भी 4000 रुपये बच रहे हैं तो आप क्या करेंगे? 3000 बचाने के बाद भी 1000 और खर्चा करने की स्थिति में आ गए, या 2000 का भी खर्च करते हैं तो आपके पास पुरानी जितनी सेविंग थी उतनी रह सकती है। तो आपका जो उपभोग का स्तर था वो पहले से बढ़ जाएगा, तो आप अधिक वस्तुओं की मांग करेंगे। क्यों? क्योंकि कीमत के बढ़ने के कारण सीधा यदि मांग पर प्रभाव था तो उसे अपन ने क्या कहा? कीमत प्रभाव। लेकिन कीमत के घटने के कारण आपकी रियल इनकम बढ़ी और उस बढ़ी हुई आय से आपने वस्तुओं की मांग को बढ़ा दिया। तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध हो गया। जब विपरीत संबंध हो जाता है तो मांग का नियम लागू हो जाता है और यही मांग वक्र को ऋणात्मक ढाल वाला बना देता है। चौथा प्रभाव हम देखते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। जब हम बात प्रतिस्थापन प्रभाव की करते हैं तो वस्तुएं भी प्रतिस्थापन जो वस्तुएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे आप चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं, हम चाय और कॉफ़ी की चर्चा करते हैं, जो दो वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तुएं सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। क्या देखते हैं? जैसे चाय की कीमत यदि बढ़ जाती है या कॉफ़ी की कीमत, किसी की भी कीमत ले सकते हैं, यदि चाय की कीमत बढ़ गई तो मांग के नियम के अनुसार चाय की मांग तो क्या होगी? हम घटा देंगे तो चाय की मांग है वो कम हो जाएगी। लेकिन संबंधित वस्तु चाय नहीं तो कॉफ़ी सही, तो हम क्या करेंगे? कॉफ़ी की मांग को जनरली बढ़ा देते हैं। ये तो हम किसके संदर्भ में पढ़ते हैं? संबंधित वस्तुओं के संदर्भ में। लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव से किस प्रकार से ये प्रभावित हुआ उसके लिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल एग्जांपल दे देता हूँ कि चाय और कॉफ़ी, हम ये मान के चलते हैं कि ये 10 रुपये और ये भी 10 रुपये, ऐसा कुछ मान के चलते हैं। तो यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ गई तो दूसरी वस्तु हमें क्या लगने लगी? सस्ती लगने लगी, भले दूसरी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक वस्तु की कीमत के बढ़ने के कारण सापेक्षिक रूप से हमें दूसरी वस्तु सस्ती लगने लगती है, तो हम उस वस्तु की मांग को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यदि उसकी कीमत में बहुत कम परिवर्तन होने पर या उसकी कीमत के स्थिर रहने पर। तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी हम कह सकते हैं कि उस वस्तु का जो मांग वक्र है वो कैसा होगा? ऋणात्मक ढाल वाला होगा। अब लास्ट में हम देखते हैं कि क्या मांग के नियम के कुछ अपवाद भी है जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि कुछ ऐसे कारण या ऐसे कुछ तत्व हैं जो मांग के नियम को प्रभावित करते हैं, उसे हम कहेंगे मांग के नियम के कुछ अपवाद। जैसे हम पहली चर्चा करते हैं गिफिन गुड्स की। जब अपन गिफिन विरोधाभास या गिफिन वस्तुओं की बात करें तो गिफिन वस्तुएं क्या है? गिफिन वस्तुओं में कुछ खास बातें ध्यान रखनी है। ये एक प्रकार की घटिया वस्तुएं हैं। नंबर 1, इन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करता है, बहुत बड़ा भाग खर्च करता है। यहाँ मांग का नियम लागू नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ मांग का नियम लागू नहीं होगा। गिफिन वस्तुओं की प्रकृति को निर्धारित कौन करता है? तो वस्तु गिफिन है या सामान्य है। ये एक अच्छी याद रखने वाली बात है कि जो कीमत है वो तय करेगी कि वस्तु सामान्य है या वस्तु गिफिन है। लेकिन वस्तु सामान्य है या घटिया है ये कौन तय करेगा? आय प्रभाव तय करेगा, उपभोक्ता की आय तय करेगी। गिफिन वस्तुएं घटिया प्रकार की वस्तुएं हैं। घटिया से भी घटिया हम ये कह सकते हैं कि ये घटिया वस्तुएं हैं, और घटिया से भी यदि घटिया कोई वस्तु है तो उसे हम क्या कहेंगे? गिफिन कहेंगे। तो सभी गिफिन वस्तुएं हैं वो घटिया है, लेकिन सभी घटिया वस्तुएं हैं वो गिफिन नहीं है। इन वस्तुओं की स्थिति में क्या होगा? मांग का नियम लागू नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? यदि इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, ऐसी स्थिति में उनकी मांग भी बढ़ेगी, और यदि उन वस्तुओं की कीमतें घटती हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी मांगी जाने वाली मांग मात्रा में भी कमी होगी। तो हमने देखा यहाँ मांग का जो नियम है वो वायलेट हो रहा है। तो वायलेट होने की कंडीशन में हम कहेंगे कि मांग वक्र वास्तव में तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होकर वो वक्र कैसा बन जाएगा? धनात्मक ढाल वाला बन जाएगा। कीमत के बढ़ने के साथ साथ उस वस्तु की मांग बढ़ेगी और कीमत के घटने के साथ साथ उसकी मांग घटेगी। दूसरी बात है प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव ये कहता है कि कुछ लोग प्रदर्शन के कारण, डेमोन्स्ट्रेशन के कारण वस्तुओं की भले कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन वो अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, दिखावा करने के लिए उन वस्तुओं की मांग को बढ़ाते हैं। तो हम कहेंगे, यहाँ देखिएगा आप, यहाँ भी मांग का नियम वायलेट हो रहा है, क्योंकि मांग का नियम तो विपरीत संबंध को दर्शाता है। लेकिन कुछ लोग वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने के बाद भी उन वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे, और यदि किसी वस्तु की कीमतें कम होती हैं तो वो अपने सम्मान के या अपनी प्रतिष्ठा के विपरीत मानते हुए उन वस्तुओं की मांग को घटा देते हैं। ऐसी स्थिति में मांग का नियम पूरी तरीके से लागू नहीं होगा। हम कहेंगे ये मांग के नियम का एक अपवाद है। तीसरा, यदि व्यक्ति वस्तु की जो गुणवत्ता होती है उसका आकलन, वस्तु की गुणवत्ता का आकलन यदि कीमत से कर लें, कुछ इग्नोरेंस के कारण हो सकता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो चीज़ महंगी है, जिसकी कीमत ज़्यादा है, वो वस्तु अच्छी है, ऐसा मान लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमत ज़्यादा होने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मांग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ये मानते हैं कि वस्तु की कीमत कम है, इसका मतलब वो वस्तु घटिया है, तो उस वस्तु की मांग को कम कर सकते हैं। यदि गुणवत्ता, कीमत को यदि गुणवत्ता से जोड़ा जाए, यदि ये जो इसकी क्वालिटी है वो क्वालिटी प्राइस से कंपेयर की जाए या प्राइस से रिलेट की जाए, तो प्राइस से रिलेट करने पर मांग का नियम पूरी तरीके से लागू नहीं होगा। ये हमारा मांग का जो नियम है या मांग का चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट अपन जो क्लास होगी उसमें मांग की लोच की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।